तो हमारे इस खास कार्यक्रम सेवा परमो धर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आज बात करेंगे महिला और बाल विकास विभाग की, किस तरीके से देश में महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के विकास को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर काम हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने किस तरीके से योजनाएं बनाई हैं जिससे हर वर्ग के अगर बात की जाए उसको छूने की कोशिश की है, उसको सशक्तिकरण करने की उसकी कोशिश की है। और आज बात होगी महिलाओं के सशक्तिकरण की, उनके अधिकारों की, और साथ साथ बच्चों की बात होगी कि उनके विकास को लेकर किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने काम किया है। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं, आइए सबसे पहले उनसे परिचय कराते हैं आपका। हमारे साथ अशोक शाह जी हैं, आप प्रमुख सचिव हैं महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश से। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार रूबी सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। रूबी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक शाह जी, सबसे पहले तो चर्चा आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के आप प्रमुख सचिव हैं, और जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और बाल विकास लेकर बात की जाए तो तमाम योजनाएं जो हैं वो चलाई हैं कि देश में, और उसके अब सफल परिणाम जो हैं वो भी देखने को मिलना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, खासतौर से अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर समझने की कोशिश करें, चूँकि ये योजना मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई थी, उसको फिर पूरे देश भर में उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनमें से एक थी। किस तरीके की ये पूरी योजना थी और किस तरीके से पूरे देश भर में अब इस योजना के तहत महिलाओं और बच्चियों की पढ़ाई और उनके सशक्तिकरण की मिसालें की जा रही हैं? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पूरे देश में एक कार्यक्रम चल रहा है, और हर एक राज्य ने अपने लिए अलग अलग योजनाएं तैयार की हैं। लेकिन सबसे प्रभावशाली जो स्कीम है बेटियों को बचाने के लिए और लिंगानुपात को ठीक करने के लिए, वो मध्य प्रदेश सरकार ने पहल की, और ये 2008 में शुरू हुई थी। और इस योजना का नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना के अंतर्गत प्रथम 2 बच्चियों पर, अगर किसी को प्रथम 2 बच्ची हैं और 2 संतानें हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार उसको बच्ची के जन्म के समय ही 1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट जारी करती है। पहले वो एनएससी के रूप में जारी होता था, लेकिन अब जो है ई सर्टिफिकेट के रूप में जारी होता है। ये 1 लाख रुपए की राशि जो है बच्ची के 21 साल की उम्र होने पे दिया जाता है, या वो 12वीं की परीक्षा प्राप्त कर ले, और ये आवश्यक है कि 18 साल से पहले वो उसकी शादी न हो। तो ये दत्तक पुत्रियों पे भी लागू होता है, और वैसे तो ये लागू हो ही रहा है। इसमें बच्चों की पढ़ाई का विशेष इंतजाम किया गया है। कहते हैं कि एजुकेशन से ही सारी शक्ति प्राप्त होती है। अगर आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, तो आप शक्तिशाली हैं आज के युग में। तो आज का युग इंफॉर्मेशन का युग है, शिक्षा का युग है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई पे इसमें विशेष तौर पे जोर दिया गया है। इसमें जब बच्ची 6ठी क्लास में जाती है तो उसको हम लोग 2000 रुपया स्कॉलरशिप देते हैं। फिर उस तरह से 9वीं में जाती है तो 2000 रुपये देते हैं, और 11वीं और 12वीं में जाती है तो 6,000 रुपया देते हैं। तो इस प्रकार से कुल 18,000 रुपये की राशि जो है उसके खाते में सीधे जमा कर दी जाती है। और अभी तक मध्य प्रदेश में इसमें करीब 36 से 37 लाख लाडली लक्ष्मियों को सीधे लाभ दिया गया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी उनसे लगातार बात भी करते हैं, उनसे संपर्क भी स्थापित करते हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि इस योजना को और सशक्त बनाया जाए। 12वीं की पढ़ाई के अलावा उनकी कॉलेज की पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए, या उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए। तो इस तरह के हम लोग इसमें संशोधन की बात भी कर रहे हैं। और लाडली लक्ष्मी अधिनियम भी मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है, ताकि उनके जो भी बच्चियां मध्य प्रदेश में पैदा होती हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। तो एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा अनेक और योजनाएं भी चल रही हैं, जो आपसे जब बातचीत होगी तो उसमें हम सामने बताएं। रूबी सरकार जी, लेकिन जिस तरीके से सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि अगर वो शिक्षित हैं तो अपने आप वो सशक्त हो जाएंगे, और जो लोग शिक्षित नहीं हैं आज, क्योंकि संविधान में सबको अधिकार दिए हुए हैं और उन अधिकारों को कई बार उनको पता नहीं होता है कि हमारे पास के वाकई ये अधिकार हैं,
ऐसे में उनको उस अधिकारों से परिचित कराना, और कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे अधिकार ऐसे थे जो धीरे धीरे उसमें और चेंजेस लेकर आके उसको और सशक्त करने की बात की गई। चाहे वो महिलाओं के क्षेत्र की बात करें तो 3 तलाक उनमें से एक कानून था जिसमें महिलाओं को एक बहुत बड़ा संबल मिला, उससे बहुत बड़ी राहत मिली। उसके बाद बच्चों की अगर बात करें तो पॉक्सो एक्ट जो है उससे भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मजबूती जो है वो बच्चों के अधिकार को लेकर सामने आई है। उनके खिलाफ जो अपराध होते थे कहीं ना कहीं उस पर कमी लाने को लेकर ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। ये तमाम प्रयास जो सिर्फ संविधान में प्रदत्त थे या कानून में थे, उसमें भी और धीरे धीरे अमेंडमेंट्स कर करके जिस तरीके से उसको और मजबूत करने की कोशिश की गई है पिछले कुछ सालों में, उनको किस तरीके से देखती हैं? जाहिर है कानून से फ़ायदा तो होता है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत ज़्यादा है और समाज की भागीदारी भी उतनी है। जो प्रधानमंत्री की सबसे सशक्त योजना जो 2017 से लागू हुई वो मातृवंदना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जिसमें महिलाओं को और सशक्त करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें आप पहले मैटरनिटी गर्भावस्था के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद जो आपको 3 महीने की छुट्टी मिलती थी, अब वो 6 महीने की कर दी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी सोचा, सबसे अच्छी बात ये है, उन्होंने ये भी सोचा कि जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, कमज़ोर महिलाएं हैं, जो मतलब डिलीवरी से पहले तक काम करती हैं और डिलीवरी होने के बाद फिर काम करती हैं, तो उनको ऐसा लगा कि आर्थिक कष्ट की वजह से महिलाएं निकल जाती हैं काम करने के लिए और इस वजह से बच्चे को स्तनपान नहीं करवा पाती हैं। तो इसलिए उन्होंने 6,000 रुपये का प्रावधान किया। वो टुकड़े टुकड़े में मिलता है, लेकिन वो उन्होंने प्रावधान किया। उससे महिलाओं को एक आर्थिक रूप से उनको थोड़ा संबल मिला कि वो लंबे समय तक थोड़ा रेस्ट कर सकती हैं, बच्चे को दूध पिला सकती है, बच्चे की देखभाल कर सकती है। अगर एक पोषित बच्चा होगा, सुपोषित बच्चा होगा, तो वो भविष्य के लिए अच्छी बात है, अच्छी नींव बनेगी उस बच्चे की। तो प्रधानमंत्री की ये जो कुछ बातें हैं, और जहाँ तक कानून की बात आपने कही, पॉक्सो एक्ट आने के बाद बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं और हमारे मध्य प्रदेश में तो फांसी तक की सजा, मतलब मृत्युदंड तक की सजा देने की बात आई। तो हालांकि उससे रेप केसेस बहुत कम हो गए ऐसा नहीं है, इसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। कोई भी कानून या नियम तभी लागू हो सकता है बहुत सख्ती से जब समाज जागरूक हो और जो विक्टिम है उनको पता हो उनके लिए क्या क्या कानून है, वो कहाँ जा सकते हैं। जैसे वन स्टॉप है, वन स्टॉप क्राइसिस, जब आपके साथ कोई दुर्घटना होती है घर में या बाहर में, तो आप वहां जा सकते हैं जहां एक छत के नीचे आपको पूरे न्याय मिलते हैं, हर चीज है। बिल्कुल। अशोक शाह जी, लेकिन जिस तरीके से आपने अपने वक्तव्य में शुरुआत में बताया कि शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा जोर जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली लक्ष्मी योजना जो आपने बताई उसमें रहा है, लेकिन शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य की अगर बात करें महिलाओं के और बच्चों के, उसको लेकर किस तरीके से काम हुआ है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मातृवंदना योजना की अगर बात की जाए, उसके अलावा अभी पोषण माह चल रहा है, और चाहे टीकाकरण को लेकर हम बात करें, ये क्योंकि कुपोषण को लेकर भी बहुत काम लगातार पिछले समय से मध्य प्रदेश कर रहा है और अब अच्छे परिणाम भी उसके मिलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बीमारू राज्य की श्रेणी से मध्य प्रदेश बहुत पहले ही निकल चुका था, लेकिन अब जो एक कुपोषण का एक बहुत बड़ा दाग लगा हुआ था उससे भी अब कहीं ना कहीं बाहर निकलना शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश। ऐसे में उसमें उस और किस तरीके के प्रयास हैं? जैसा कि आपने बताया, जो मातृवंदना स्कीम है ये बहुत ही लाभकारी स्कीम है, खास करके गरीब तबकों की महिलाओं के लिए। इसमें जो प्रथम जो गर्भाधान की स्थिति में जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, गर्भवती महिला जब आकर रजिस्ट्रेशन कराती है, जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में भी होता है, तो उसमें हमको सीधे उसके 1,000 रुपया दे देते हैं और 6 महीने के बाद टीकाकरण के पश्चात जो है फिर से हम उसको 2,000 रुपये ट्रांसफर करते हैं और अंत में जब बच्चे का जन्म हो जाता है और उसके सारे टीकाकरण करवा लिए जाते हैं तो 2,000 रुपये की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित की जाती है। और ये बड़ी प्रभावशाली स्कीम है और मध्य प्रदेश में इसमें करीब 780 करोड़ रुपये अब तक जो है ये महिलाओं के खाते में अंतरित किए जा चुके हैं और ये लगातार योजना चल रही है। इसमें करना कुछ भी नहीं है, सीधे अपने आंगनवाड़ी केंद्र में जाना है और वहाँ अपना पंजीयन कराना है
और जो ही आप पंजीयन कराते हैं तो आप उसके हितग्राही बन जाते हैं और फिर जो है योजना का नियमित लाभ जो है आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो लाखों महिलाओं ने मध्य प्रदेश में इसका फायदा उठाया है। यह भारत सरकार की महती स्कीम है। जो दूसरी बात आप वन स्टॉप सेंटर की कर रहे थे, तो ये जब निर्भया कांड हुआ पूरे देश में, उसके बाद से ये वन स्टॉप सेंटर्स की बात सामने आई और इसमें हमारे मध्य प्रदेश के 51 जिलों में वन स्टॉप सेंटर्स हैं। यहाँ पर 18 वर्ष से नीचे और या 18 वर्ष से ऊपर की बालिका या महिला सीधे वहाँ पे आ सकती है। 181 नंबर हेल्पलाइन नंबर है। तो आपको किसी भी प्रकार के महिला के विरुद्ध में किसी भी प्रकार का घरेलू हिंसा हो या अन्य अपराध हो और या आर्थिक अपराध हो या सामाजिक शोषण हो, तो सीधे आप वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर इस सेंटर में खास बात ये है कि यहाँ पर आपको काउंसलिंग दी जाती है, विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, पुलिस की मदद दी जाती है, सारे चिकित्सीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। और इसके बाद अगर कहीं शेल्टर नहीं है तो 5 से 6 दिन का वहाँ पर आप रुक सकती हैं और वहाँ पर रहने का सारा खर्च और मनोचिकित्सक की देखभाल, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर की जाती है ताकि उस महिला का पूरा जो है एक पुनर्वास हो जाए। और अब हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि यदि उसके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है तो उसको हम आर्थिक गतिविधियों से भी जोड़ेंगे। ये निर्देश हम लोगों ने जारी किया है और इसका परिणाम ये हुआ कि अब तक इन केंद्रों में मध्य प्रदेश की 10,000 से अधिक महिलाओं ने उसका लाभ उठाया है। और मेरी तो ये गुजारिश है कि लोग उसको जाएं, अपने हेल्प सेंटर में बात करें, वन स्टॉप सेंटर में जो कलेक्टर की अध्यक्षता में वहाँ पर समिति बनी उसके अंदर काम करता है। और आंगनवाड़ी से भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहाँ आइए और उसका लाभ उठाइए। लेकिन अशोक शाह जी, एक चीज़ और यहाँ पर निकल कर आती है कि आत्मनिर्भर भारत की अब बात हो रही है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत का नारा दे चुके हैं। ऐसे में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर भी लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो स्व सहायता समूह की बात की जाए, लगातार कई कार्यक्रमों के जरिए हमने देखा है किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर अगर देखें तो महिलाएँ अपने घरों में ही कुछ सामान बना रही हैं, उससे अपना खुद का जीवन यापन कर रही हैं। और खासकर कोरोना काल में जो हमने देखा है कि जिस समय देश में PPE किट नहीं बनते थे, मास्क नहीं बनते थे, लेकिन वही महिलाओं के स्व सहायता समूह ने उन लाखों करोड़ों PPE किट बनाती, जिससे आज भारत PPE किट और मास्क के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। ये कितना महत्वपूर्ण कदम है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और खास करके मध्य प्रदेश में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और हमारे तेजस्वी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो महिला बाल विकास के पास में हैं, इनको हर प्रकार से मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और आपने सही कहा कि कोविड के दौरान सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने मास्क बनाए, PPE किट बनाए और उससे बढ़कर जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में, स्कूलों में, छात्रावासों में जो बच्चों की सैनिटरी नैपकिन्स की ज़रूरत होती है वो भी बनाना शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोषण आहार की सप्लाई होती है, रेडी टू ईट फूड जो है, ये सरकार के निर्देश के अनुसार ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने तो और आगे चल के पहल करते हुए उनको 4% मात्र ब्याज की दर पे ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है। उसके बाद जो उनकी ऋण की इंटरेस्ट की जो राशि है वो मध्य प्रदेश सरकार देगी, केवल 4% ही उनको भरना पड़ेगा। तो इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं जो निरंतर काम कर रहे हैं। और अभी आपको जान के और खुशी होगी कि जो हमारे स्कूलों में जो बच्चों को गणवेश यूनिफॉर्म प्रदान किए जाते हैं, एक आदेश के तहत ये निर्देशित किया गया है कि सारा यूनिफॉर्म की तैयारी, उनकी सिलाई से लेकर के उनको तैयार करना, ये सब महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप करेंगी। तो ये एक अनूठी पहल है ताकि उनको अधिक से अधिक सशक्त बनाया जा सके। और सबसे बड़ी बात है सशक्त बनाने का महिलाओं का कि उनके हाथों में आर्थिक शक्ति, धन की शक्ति हो। तो उसमें उसी तरह से और अन्य काम जो किए गए वो ये हैं कि महिलाओं का नाम पे संपत्ति का रजिस्ट्रेशन में छूट दी गई है, महिलाओं को मालिक बनाया जा रहा है, खेतों का चाहे प्रॉपर्टीज का भी उनके नाम किए जा रहे हैं। तो जो ये भेदभाव है, जो ये केवल मनोवैज्ञानिक भेदभाव है, इसी भेदभाव को तोड़ना है। और अंत में जो प्रदेश सरकार ने जो पहल की है वो है सेफ सिटी का प्रोग्राम हम लोग लेके आ रहे हैं। अभी हम लोग भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा जैसे शहरों में 6 शहरों में हम सेफ सिटी का कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। सेफ सिटी से मतलब है कि
महिला जो है, चाहे वो अपने वर्किंग क्षेत्र पे हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे सिनेमा हॉल में हो, चाहे किसी बस और किसी और अन्य साधन से यात्रा कर रही है, तो उसको महसूस होना चाहिए कि वो सेफ है और सुरक्षित है। इसमें हम लोग विभिन्न विभागों का सहयोग ले रहे हैं, पुलिस, परिवहन, शिक्षा, उच्च शिक्षा, हेल्थ, महिला बाल विकास ऑफ कोर्स है ही, इन सबके नगरीय प्रशासन विभाग, इन सब के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे, हम लोग फीडबैक लेंगे कि वो कैसे महसूस करती हैं, उनको क्या चाहिए। यदि महिलाएं पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पाती हैं तो किसी देश का सबसे बड़ा नुकसान होता है। उनके पास जो एनर्जी है हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि वो डरी हुई हैं और घरों में रह जाती हैं तो उनके एनर्जी का हम उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए उनकी देश के विकास में आधी हिस्सेदारी तो उनकी बनती है, और ये सुनिश्चित कराने के लिए उनको एक फ्री माहौल, उनको एक आज़ादी महसूस होना चाहिए कि कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी घूम सकती हैं, किसी भी समय भी जा सकती हैं और पुरुषों की भांति वो काम कर सकती हैं। तो इसके लिए सेफ सिटी का कार्यक्रम हम लोग लेके आ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त एक और जो नई पहल निर्भया फंड से मध्य प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही है, वो बिरसा और मुरैना जिले में वुमेन वॉलंटियर, पुलिस वॉलंटियर अभी लेके आने वाली है। उसमें कोई भी महिला जो पुलिस और समाज के बीच में आगे आकर के एक समन्वयक रूप में काम करना चाहती है तो उसको अवसर प्रदान किया जाएगा। उसमें महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से लेकर के और उनकी जो अन्य सुविधाएं हैं वो शासन तक पहुंचाना, और असुविधाओं के शासन तक पहुंचाना और उसके निदान का प्रयास करना। तो ये भी हम लोग काम करने चाहिए। रूबी जी, लेकिन जिस तरीके से आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी, आपने कहा था कि समाज का नज़रिया बदलने की बहुत आवश्यकता है। हालांकि बदलाव काफ़ी आए हैं। सर ने जिस तरीके से कहा कि सेफ सिटी का कंसेप्ट अब आना शुरू हो रहा है। हमने देखा था भोपाल, इंदौर जैसे कई जो प्रमुख शहर हैं मध्य प्रदेश के, उसमें रात में एक बाजार लगाया गया जहाँ पर महिलाएँ रात में शॉपिंग कर रही थी, और सिर्फ महिलाएँ उस वक्त होती थी, दुकानदार भी महिलाएँ होती थी और ख़रीदार भी महिलाएँ होती थी। सेफ सिटी के लिहाज से अगर समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं इसका असर वहाँ पे देखने को मिला। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद समाज में किस तरीके से जो लोगों की मानसिकता है, क्योंकि हम शिक्षित उनको कर देंगे, हम अधिकार उनको दे देंगे और तमाम कानूनों की जानकारी उनको हम दे देंगे, सशक्त हम उनको कर सकते हैं, लेकिन समाज में जो कुछ सर कहें कि सर जिस तरीके से कह रहे हैं कि कुछ पारंपरिक चीज़ें जो कहीं ना कहीं उनको रोकती हैं, उसमें किस तरीके से बदलाव की आवश्यकता है? ये अवेयरनेस तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करेंगे और निकल के बाहर आएंगे। बहुत पुरानी बात है, मैं छतरपुर गई थी, वहाँ महिला हाट है। वो महिलाएं आर्थिक रूप मतलब हिसाब किताब रखती हैं, एक शेड बना दिया गया, उसमें महिलाएं हाट लगाती हैं, बैंक में जमा करती हैं। ये मेरे ख्याल से 10 साल पहले बना है मध्य प्रदेश में, पहला एक वो मणिपुर के बाद शायद मध्य प्रदेश छतरपुर में बना था। सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट जो है 5 साल हो गया आए हुए, यूएन के सहयोग से वो बन रहा था। 3 पहले था, 3 और जोड़ा गया अभी। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास करती है। पुलिस में 33% आरक्षण है, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर भी है, पैनिक बटन है, आपके साथ कोई दुर्घटना है तो मोबाइल से आप पैनिक बटन दबा सकते हैं। लेकिन इन सब का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके अंदर से भय खत्म होगा। आप और लोक लाज से आप बाहर आइए कि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो रही है तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी बदनामी होगी हमारी फैमिली की। ये जो सोच है ना, इसको बदलने की ज़रूरत है। जब आप सामने आएंगे तब लोग आपकी मदद करेंगे, तब सरकार आगे बढ़ के आपकी मदद कर सकती है। ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। कार्यस्थल पर प्रताड़ना की बात है, उसके लिए कानून है। कितनी महिलाएं आती हैं, इतनी पीड़ित होती हैं कार्यालय में, बहुत कम महिलाएं शायद एकाध आती हैं तो उनको जो फेस करना पड़ता है वही जानती हैं। तो ये सारे कानून हैं, लेकिन पासपोर्ट में भी नियमावली बदली गई है। तो बहुत सारी चीज़ें ये 2014 के बाद महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने के लिए बहुत सारे काम ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे काम किया गया है। सर सरकार का काम, सरकार योजना बना देती है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का काम कर देती है, लेकिन सवाल एक ये भी उठता है किस तरीके से उसको जो हितग्राही हैं, जिन तक उसको पहुंचना है, उन तक वो जानकारी पहुंचे, उन तक वो लाभ पहुंचे। और उस योजना के प्रति अगर बात की जाए या जिस तरीके की सरकार मॉड्यूल चला रही है, प्रोग्राम चला रही है, उनकी जानकारी उन तक पहुंचे, इसको लेकर किस तरीके के प्रयास महिला बाल विकास विभाग कर रहा है? देखिए, जो अभी प्रश्न है कि जागरूकता की, तो ये सच में जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हमें हमारे क्या अधिकार हैं हमें पता होना चाहिए।
हमारा समाज अभी भी कुछ मायनों में रूढ़िगत है और महिलाओं की आज़ादी की बात तो करता है लेकिन वो दिल से देना नहीं चाहता है। हाँ। और ये जो साइकोलॉजी है ये सबसे बड़ी समस्या है। हेजिटेशन, नियमों का पालन, ये सारा कुछ ये महिलाओं से हम अपेक्षा करते हैं। घर में जो काम काज है, घर में जो एम्पावरमेंट है महिलाओं का, वो भी हम सोचते हैं कि महिला है तो ऑफिस में भी काम करती है और घर में भी काम कर लेगी, लेकिन पुरुष केवल ऑफिस में ही काम करेगा। तो ये जो असमानता है और असमानता की भावना कहाँ से आई है? ये हमारी परंपरा से आई है, ट्रेडिशन से आई है, हमारी संस्कृति से आई है कि महिलाएं लक्ष्मी होती हैं, इसलिए वो सबसे बड़ी मतलब इस तरह की बहुत सारी विडंबनाएं हैं जो पुरुष समाज ने थोप करके रखा है। जब बेटी का जन्म होता है तो हम कहते हैं कि ये लक्ष्मी है, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो हम नहीं कहते हैं कि ये देवता पैदा हुआ। वो सिर्फ इसलिए ये कहने के और संतोष देने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये सारे रूढ़ियों को तोड़ना होगा। हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि जो सेफ सिटी की जो बात की गई है, ये हम लोग ओपन वर्कशॉप करेंगे स्कूलों में, कॉलेजों में, और ओपन मंच शहरों के बीच में भी करेंगे। वहाँ पर हम इनवाइट करेंगे खास करके बच्चियों से जो स्कूल और कॉलेज में जा रही हैं कि वो क्या सोचती हैं कि उन्हें किस प्रकार की आज़ादी हासिल होनी चाहिए और वो किस तरह से अपने आप को महफूज समझती हैं और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है जब वो कोचिंग में जाती हैं, जब वो मार्केट में जाती हैं, जब वो स्कूल या कॉलेज में जाती हैं, तो कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करती हैं। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा डायमेंशन लेके आए गवर्नेंस में कि उन सारी कुछ प्रॉब्लम्स को, अवरोधों को दूर कर सकें और महिलाएं जो हैं बिल्कुल जैसे पुरुष घूमते हैं उस तरह से महिलाएं घूमें। हाँ। ये जो अंतर है ये केवल भौतिक अंतर है, बाकी तो कोई अंतर है ही नहीं। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, अपने नियमों में, अपने कायदों में, अपने कानूनों में, अपनी धार्मिक भावनाओं में, अपनी संस्कृति में जब कोई इसको ढालने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा। हाँ। सरकार तो मार्गदर्शन का काम कर सकती है, समाज को भी आगे आना होगा। समाज को आगे आना होगा। रूबी जी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा पिछले कुछ सालों में कुछ काम ऐसे हुए समाज में जिन्होंने तस्वीर बदली इस देश की। महिलाओं की अगर खास तौर से बात करें, एक योजना एक ऐसी आई इस देश में, उज्ज्वला योजना, जिसने जो लकड़ी पर खाना बनाती थी, जो महिलाएं धुएं में खाना बनाती थी, उससे उनको निकालकर गैस चूल्हा उनको पहुंचाया और उससे अब वो खाना बना रही हैं। कितना बड़ा पर्यावरण के लिहाज से उसको समझे तो वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन एक महिला जो घर में खाना बनाती है, जिस तरीके से उसकी सेहत पे उसका असर पड़ता था पहले, वो करना। उसके अलावा जनधन खाते, ये एक ऐसे खाते खासतौर से महिलाओं के लिहाज से अगर समझने की कोशिश करेंगे, पहले महिलाएं पैसों को अपने पास, अपने बटुए में, अपने बिस्तर के नीचे या डब्बों में उसको रखती थी, लेकिन आज बैंकों तक महिलाओं को पहुंचा दिया गया है। ये कितना बड़ा चेंज था इस देश के अंदर अगर देखें। और मोदी सरकार के इन खासकर इन दो योजनाओं की अगर बात की जाए, इससे महिलाओं के जीवन में किस तरीके से बदलाव आए? सबसे जो अच्छी बात देखने में मिली, 8 करोड़ जनधन योजनाएं, जनधन खाते खुले हैं और जीरो बैलेंस है। तो और पहले महिलाओं को ये नहीं लगता था कि ये बैंक हम जा सकते हैं, ये हमारे लिए भी है। अब उनको ये लगने लगा, वो सीधे बैंक जाती है, मैनेजर तक से बात कर लेती हैं महिलाएं। ये तो महिलाओं में ये बदलाव तो देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा उज्ज्वला की आप बात करें, उज्ज्वला में थोड़ा सा परेशानी उन लोगों को थी कि रिफिल दोबारा भरवाने में। हाँ। वो भी शायद अब कम हो गया कि आप छोटा भी ले सकते हैं। तो जितनी महिलाएं ब्रोंकाइटिस और इस तरह की बीमारी, सांस की बीमारियों से ग्रसित होती थी, टीबी हो गया और किसी तरह की बीमारी होती थी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था, उससे बहुत रिलीफ मिला। लेकिन उस दिशा में भी अभी बहुत जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ वन क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो लकड़ी लोगों को फ्री में मिल जाती है, तो लोग ये सोचते हैं कि ये तो मुझे फ्री में मिल रहा है, तो हम इसमें पैसे क्यों खर्च करें। उसके बदले उनका हेल्थ पे कितना पैसा जा रहा है, ये उनको बताने की जरूरत है कि अगर आप 2 पैसा गैस सिलेंडर से बचा रहे हैं तो आपके हेल्थ में कितना असर पड़ रहा है। सर, बहुत कम समय मेरे पास रह गया, 20 से 25 सेकंड मेरे पास है। जिस तरीके से जो स्ट्रीट पे जो बच्चे घूमते हैं या जिस तरीके से पटरियों पर जो बच्चे हैं या उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है? हमारे यहाँ अनेक योजनाएं हैं बालकों के संरक्षण के लिए, और हमारे यहाँ संरक्षण गृह हैं, खासकर नशे की लत में जो लोग बच्चे पढ़ पा रहे हैं उनके लिए भी जो गाइडेंस देने की ज़रूरत है स्कूलों में और कॉलेज में, वो उसकी बात हो रही है।
तो वो ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी जो चुनौती है कि जीवन का पहला जो 1 माह है, 1000 दिन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें समुचित विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है, काम कर रही है। और उन 1000 दिनों में हम कुपोषण से बच्चों को मुक्त कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों। तो ये स्ट्रेंथनिंग का काम जो चल रहा है। और शुरू में आपने पोषण की बात की, तो पोषण के बारे में ये पोषण सप्ताह, पोषण माह ही मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मन की बात के अनुसार कि सितंबर 2020 को पोषण आहार मनाया जाएगा। तो इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी कार्य योजना बनाई है। हम लोग पोषण पॉलिसी लेके आ रहे हैं। और जो बच्चे उनके पैदाइश से लेकर के जब तक स्कूलों में नहीं जा पाते, तब तक हम सारी योजनाएं उनको लेके आ रहे हैं। ये तमाम योजनाएं सर वाकई हम मानते हैं कि खासकर जो पोषण नीति की जो आपने बात करी, वो जिस तरीके से कुपोषण को लेकर मध्य प्रदेश लड़ रहा है, इसमें वाकई सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अशोक शाह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग से आप हमारे साथ जुड़े थे। रूबी सरकार जी जुड़ी थी, वरिष्ठ पत्रकार, सर दोनों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और फिलहाल इस खास कार्यक्रम इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।